हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बेहतरीन 35 प्लस एमसीक्यू करेंगे। क्योंकि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि आपका सीबीएसई का नया ऑब्जेक्टिव पैटर्न आया है जिसमें आपका टर्म 1 जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आपकी इस चैप्टर पे और ज्यादा पकड़ बनाने के लिए और आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने जो है ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो इसकी ये आज वीडियो नंबर 2 है। वीडियो 1 आपकी चैप्टर 1 की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, फिर चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अरे सर, नई टी शर्ट, हाँ चलो पास से दिखा देता हूं। ये आपके लिए है नेवर गिव अप। ठीक है, तो यहां पे आपको कभी भी जो है गिव अप नहीं करना है, हमेशा अपना बेस्ट देते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आपका सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आपको पता है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो पॉज करनी है और पहले खुद से ट्राई करना है। और मैं ये होप करता हूं कि आप थ्योरी पढ़ के आए होगे तभी आप एमसीक्यू देख रहे हो। अगर नहीं भी पढ़ी है, अगर आप उन बच्चों में से हो जो जस्ट एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर आपको जो है आगे बढ़ना है और देखना है कि उसकी बेस्ट अप्रोच क्या रह सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यह आपके बच्चे पोटेंशियल की बात कर रहा है जिसको आप V से डिनोट करते हैं। तो आपके इसके फॉर्मूले जो है पता होना चाहिए। जैसे V इज इक्वल टू आपका होता है RI। ठीक है, उसके अलावा आपका V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहां पे वर्क डन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। और फोर्स की वैसे एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे? वोल्ट होती है। तो अब देखो यहां पे पहला क्या है, नॉट अ यूनिट पूछा है, तो वोल्ट आपकी बच्चे यूनिट होती है। जूल पर कुलाम, तो देखो बच्चे इसकी जूल पर कुलाम ये भी होती है। और आपकी ये है न्यूटन मीटर पर कुलाम, तो बच्चे ये भी होती है। न्यूटन पर कुलाम मतलब फोर्स अपॉन चार्ज, बच्चे ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है बच्चे? नहीं बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपका बच्चे सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्क डन आपको पोज करके ट्राई करना है। ठीक है, ऐसे मत देखो। ठीक है, सेकंड है आपका बच्चे, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज। तो बच्चे आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन जो इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में होता है। बच्चे ध्यान दो आप, ये आपका क्या है, एक तरीके से डेफिनेशन ही दे रहा है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मुझे तो पहला ही ऑप्शन जो है मिल गया। ठीक है, ये बाकी सब यहां पे बच्चे नहीं होंगे, तो ए इज द राइट आंसर। ये आपका यहां पे क्या दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बच्चे डेफिनेशन दे रहा है कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और आपका अपॉन जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये आपका इसकी डेफिनेशन ही है जिसकी एसआई यूनिट है बच्चे आपकी वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट आपका बच्चे क्वेश्चन देखो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज 2B। तो बच्चे यहां पे देखो आपका क्या होगा आंसर। पढ़ो पहले क्वेश्चन को कि आपको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज इक्वल एंड अपोजिट टू। ठीक है, तो आपका अगर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी, याद करो डेफिनेशन क्या थी कि इंफिनिटी से उसको उस पॉइंट पे लेके आएंगे और फोर्स उतना लगाएंगे जस्ट इक्वल एंड अपोजिट जितना उस चार्ज पे लग रहा है। तो यहां पे आपका बच्चे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इज इक्वल टू वर्क डन नहीं, फोर्स पूछ रहा है, इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। बी बच्चे यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ स्फीयर
of 5 centimeter radius is 50 volt, then the potential at the center of the sphere. बच्चे ये कह रहा है कि आपका सरफेस पे पोटेंशियल 50 है तो अंदर कितना होगा। बच्चे फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन अंदर क्या होती थी, जीरो। लेकिन बच्चे पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चे? देखो आपने काम किया, यहां से आप मान लो लेके आए, आप इसको सरफेस तक लेके आए, ठीक है। इसके लिए मैं जो एग्जांपल देता हूं बच्चे ध्यान से सुनना कि मान लो आप बाजार से कुछ सामान लेने गए, ठीक है, आप उसको खींच के लेके आए घर के गेट तक, और जैसे ही गेट तक आए, ठीक है, तो आपके जो है छोटा भाई आया, आपसे हाथ से लिया और बोला अब अंदर मैं रख देता हूं, ठीक है। तो आपने देखो घर के गेट तक लाने में तो काम किया लेकिन अंदर तक ले जाने में नहीं किया। तो जब मैं आपसे पूरा पूछूंगा कि बाजार से घर तक, तो आप कहोगे गेट तक किया है वही रहेगा, तो अंदर जाने के बाद जीरो नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पे आपका 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट ही आंसर हो जाएगा। कई बच्चों ने तो 5 से डिवाइड करके 10 भी बता दिया होगा या 250। देख रहे हो, यहाँ पे अगर ये मीटर होता ना तो और मजा आता, यहाँ पे मीटर होता तो इस क्वेश्चन में और मजा आता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा बच्चे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल of charge q and radius r at a distance r from the center। एक तरीके से बच्चे आपसे जो थिन स्फेरिकल शेल है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चे, और कुछ नहीं पूछ रहा। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो अब आप देखो के क्यू बाय आर, तो ये कहाँ पूछ रहा है, एट आर रेडियस फ्रॉम द सेंटर इज, ठीक है। तो बच्चा आपसे कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, Q एंड R रेडियस है, तो एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो R डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इनसाइड आउटसाइड दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है बच्चे, फॉर्मूला पूछा है और कुछ नहीं। तो आपका इनसाइड कितना रहेगा, जितना सरफेस तक रहेगा, और सरफेस पे आपका होगा के क्यू बाय आर, और आपका आउटसाइड क्या रहेगा बच्चे, के क्यू बाय आर। तो आपका देखो कौन से ऑप्शन में है, ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, कह रहा है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है चार्ज की, ठीक है। तो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को डाला है, तो जरा सोचो क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद हो कि पोटेंशियल आपका क्या होता है बच्चे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करता है। इधर v जो है वो क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज करेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपने जो है उसको रिलीज किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका जो अगर उसकी डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल बच्चे डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज वाला ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन बच्चे। तो ये आपका डिक्रीज बिकॉज चार्ज इज मूविंग अलोंग द फील्ड, ठीक है। आपका इसमें भी डिक्रीज था बच्चे, पर ये अपोजिट कह रहा था, और अपोजिट में तो बच्चे इंक्रीज होती है, ठीक है, बढ़िया। अगला देखो बच्चे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं तो आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ये कह रहा है कि फिगर में कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस दिखाई हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं आपकी स्पेस में। तो कह रहा है कि अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ए टू बी पे आपका ले जाया गया बच्चे। तो कह रहा है सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, किसमें होगा बच्चे, ये पूछ रहा है। तो आप जरा ध्यान दो, सबसे पहले आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज तो आपका बच्चे सेम है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ए से बी पे देखोगे तो कितना है, 20 से 40 के बीच आपका 20 वोल्ट का है। यहां से आपका ए से बी है ना,
तो ए से बी आपका यहाँ पे देखो ये 20 से 40, ये भी आपका कितना है 20 का डिफरेंस है, ये आपका यहाँ पे 20 से 40, ये भी 20 का गैप है। तो बच्चे सब में आपका यहाँ पे 20 का गैप है, ठीक है, 20 का गैप है बच्चे। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम है और आपका चार्ज भी सेम है। तो पोटेंशियल भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा सबके अंदर। तो यहाँ पे आपका सेम रहेगा, ऐसा देखो किस ऑप्शन में है ग्रेटेस्ट लीस्ट, द वर्क डन इज सेम, आपका तीनों में सेम रहेगा। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है, जिन्होंने भी सी दिया है वो आपका राइट। पोज करके खुद से ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है, आप जो है ऐसा कर रहे होंगे। तो अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इक्विपोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। तो कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल्स जो है वो ग्रेट डिस्टेंस पे फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी दी है कि एक बार तो कोई भी दोबारा पढ़ने को मजबूर हो जाएगा। तो आपका देखो कलेक्शन ऑफ चार्ज है, लेकिन जब आप इसको बहुत ज्यादा दूर से देखोगे तो बच्चे आपका ये कैसा दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं बच्चे, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और ये दूर के लिए स्फेरिकल होगा, पास के लिए नहीं, ठीक है। फार है तो ये बच्चे कैसे बिहेव करेगा, स्फेयर होंगे इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका आंसर जो है ए स्फेयर्स आ जाएगा, ठीक है। बेहतरीन चल रहा है मामला, तो लाइक कर दो बच्चों, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है सिर्फ, तो एक लाइक शेयर तो बनता है, फटाफट से कर दो। अब देखो मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर, सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, नहीं किया, अरे कर लो बच्चे, तभी तो पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका कि टू सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दोनों 1 माइक्रोकूलम के हैं, उनको 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है एक दूसरे से, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चे यहाँ पे कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बच्चे उसके लिए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चे, ये आपका होता है आपका K Q1 Q2 बाय R, यही होता है क्या फॉर्मूला, यही होता है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो आप, सिमिलर चार्जेस है 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 9 इंटू 10 की पावर 9, यह आपका 10 की पावर -6 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस बच्चे 1 मीटर। तो इसको सोल्व करना है, 6 बच्चे आपका 12 से 9 कट गया बच्चे 10 की पावर -3, तो 9 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा बच्चे। क्या आपका भी यही आया था, अगर आपका भी यही आया था तो सी मार्क कर दो, नहीं आया था तो आगे ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बच्चे, पहले आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, आपका बहुत ही पैटर्न में चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेट a dielectric medium of a capacitor can withstand without breakdown of its insulating property is called its। तो बच्चे यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितनी झेल पाएगा कैपेसिटर का, विदाउट ब्रेकडाउन, विदाउट लीक हुए, अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज किए। तो बच्चे वो तो उसकी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ होगी। तो बहुत ही इजी ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, तो वो आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। कैपेसिटेंस तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरेशन के लिए होती है, पोलराइजेशन बच्चे पोलराइज करने की आपकी एबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी सर्कुलर प्लेट्स हैं, रेडियस 8 है, प्लेट सेपरेशन इतना है, तो चार्ज कितना होगा ऑन द प्लेट्स,
आपका इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड। तो बच्चे कह रहा है 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, तो आपसे पूछ रहा है बच्चे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आपका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बच्चे आपका पढ़ने में क्वेश्चन कैसा भी लगा हो, ठीक है, चार्ज पूछ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, चार्ज पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटेंस इसने नहीं दिया हुआ क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सर्कुलर प्लेट्स रेडियस इतना है। ओके बच्चे, तो यहां पे कोई नहीं, हमारे पास और भी फॉर्मूला है आपका। और फॉर्मूला क्या है बच्चे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट का, देखो अब थोड़े फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। और अगर एक बार बच्चे आपने यहाँ पे C निकाल लिया तो आपका मामला सेट हो जाएगा। C की वैल्यू ये रखनी है, और आपको C का दूसरा फॉर्मूला पता है क्या होता है, Q बाय V। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV। तो CV होगा तो हम वैल्यू रख देंगे, C की रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की रख दी, 10 की पावर बच्चे कितनी, -12, कितनी होती है, -12। तो इनटू आपका फिर रखेंगे A की, तो एरिया ऑफ प्लेट। तो बच्चे यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, सर्कुलर प्लेट्स हैं तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर है बच्चे आपका 8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में भी करना है तो 0.08 इंटू 0.08। उसके अलावा बच्चे ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट A, और इंटू V भी करना है, V आपका बच्चे 100, और इस पूरे को डिवाइड करना है आपको किससे, D से। D है बच्चे इनकी सेपरेशन जो कि 1 mm है, इसको मीटर में करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। तो इसको बच्चे आपको सोल्व करना है, और कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -8 कुलाम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे, बेहतरीन भाई। अगला कह रहा है बच्चे आपसे कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, मतलब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है बच्चे, एयर भरी हुई है आपकी। तो ये कह रहा है उसका कैपेसिटेंस दे रखा आपको 18 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ट्रिपल कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस हो जाता आपका 72 माइक्रोफैरड। तो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ बच्चे आपका। तो आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, और डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो बच्चे क्या हो जाता आपका, K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो यहाँ पे देखो दोनों का रेशियो निकालोगे, ये है आपका 18, ये है 72, तो 1:4 का रेशियो है बच्चे। एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन कट गया, क्या ट्रिपल किया, डिस्टेंस ट्रिपल किया है, मतलब ये 3 टाइम्स है, तो आपका A से A कट गया बच्चे। तो यहाँ पे D से D कट गया, ये आपका आ गया कि दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:K/3। तो ये है 1:K/3। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे K/3 इज इक्वल टू 4, तो K/3 इज इक्वल टू 4, तो K की वैल्यू बच्चे आपकी क्या आ गई, 12। है ऑप्शन में बी सर, बिल्कुल है, तो आपका C राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन है मामला आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल इस टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक दो, तो घबराना नहीं है। ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स से मिलके बना है, जो सीरीज में है। तो वन ऑफ द ब्लॉक की थिकनेस D1 है, डाइलेक्ट्रिक K1 है, और दूसरे की बच्चे आपकी क्या है, K2 और D2। तो अरेंजमेंट जो है इसकी थिकनेस है D, जो कि है D1 प्लस D2 के बराबर। ठीक है,
तो आपको बताना है यहाँ पे कि इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है बच्चे, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, आप इसको क्या कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से। क्या आप इसको ये नहीं मान सकते कि दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं? मान सकते हो क्या? सबसे इजी वे बता रहा हूं बच्चे इसका। आप इसको मान सकते हो कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं? जी सर मान सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस बच्चे क्या होगा, फॉर्मूले से आपका क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो आपका क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वन। और आपका इसका कितना आ जाएगा बच्चे, C2 का K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी टू। तो ये C1 और C2 आ गए। अब आपको पता है सीरीज में क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या डायरेक्ट लिख सकते हो C इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो लगा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, C की वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल, कि K डैश नए वाला एप्सिलॉन नॉट ए बाय थिकनेस आपकी D जो कि है D1 प्लस D2। तो इसको इक्वल रखना है बच्चे इसके, तो C1 प्लस C2, तो ये आपका आ गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, दोनों को प्लस करना आपको, नीचे का मल्टीप्लाई होगा D1 D2 अपॉन, आपको क्या करना है इनको प्लस, तो D1 D2 एलसीएम ले लो, तो K1 एप्सिलॉन नॉट ए D2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए D1 अपॉन D1 प्लस D2। तो अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, आप इसको एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेके कट जाएगा। उसके अलावा यहाँ से आपका देखो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो आपका क्या क्या कट जाएगा आपको ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं आपका कि क्या क्या कट जाएगा। देखो दूसरा कलर ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए से एक एक कट गया, उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेके आपका ये कट गया। ठीक है, तो अब आपका कितना आ रहा है ये देख लो, ये बच्चे D1 D2 आएगा, तो D1 D2 कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ गया K डैश इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन आपका आ जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1, और इनटू में आपका D1 प्लस D2 तो है ही। ठीक है किसी ऑप्शन में इस टाइप का मामला आपका क्या बन पा रहा है ऐसा कुछ? तो आपका बच्चे ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मान लिया मैंने, लेकिन आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो आपको आने चाहिए। ये मत सोचो कि एमसीक्यू पैटर्न है तो आपका ऐसा नहीं आ सकता। ठीक है, कैसा था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगला आपका कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर आपका 1 माइक्रोफैराड है, तो रेडियस क्या होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर आपने बच्चे पढ़ा होगा, तो उसका फॉर्मूला आया था बच्चे कैपेसिटेंस का, कितना आया था जरा बताओ मुझे, क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आपका फॉर्मूला था। तो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक तरीके से आपका के की वैल्यू अपोजिट में। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के, क्योंकि के की वैल्यू इजी रहती है। तो 10 की पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये आपका आ गया 9 इंटू 10 की पावर 3। इतना उसका रेडियस चाहिएगा बच्चे मीटर में। तो आपका कोई ऑप्शन है तो इसको मीटर में की जगह किलोमीटर में देखो, तो 9 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हो आप। ठीक है, सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। तो अगला देखो, अब नेक्स्ट है आपका बच्चे, क्या कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी।
देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो आप लोग, करंट की वैल्यू निकाल लो। उससे क्या होगा सर, अभी बताते हैं आपको, क्योंकि करंट आ गया एक बार आपका, ठीक है। देखो करंट यहाँ पे आ गया, ये दिस आपका 4 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज दिस, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी। तो यहाँ पे ये आपकी 2.5 वोल्ट की बैटरी है और आपकी 2.5 वोल्ट की बैटरी है सिर्फ। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है 0.5। ओके, तो देखो अब क्या करोगे बच्चे, यहां पे आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, जितना यहां है उतना ही यहां रहेगा, तो इसका हम यूज करेंगे। नीचे पोटेंशियल निकाल लेंगे, ऊपर का पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल आपका नीचे का कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, और अब I मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपका यहां से I की वैल्यू निकलेगी और फिर मैं V की वैल्यू निकाल दूंगा। सर दोनों अलग होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि आपका ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये ना दिया होता तो दिक्कत नहीं आती। तो I की वैल्यू होती है आपकी EMF अपॉन टोटल करंट, जो कि टोटल रेजिस्टेंस, जो कि है 2 + 0.5। तो ये बच्चे आपका 2.5, तो 1 एम्पियर आपका बच्चे करंट आ गया। और ये करंट आपका 1 एम्पियर का इससे जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ गया बच्चे, 2 वोल्ट का। तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा आपका, 2 वोल्ट का होगा। कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा। अब क्या कर सकते हो बच्चे, 2 वोल्ट का तो आ गया, 2 वोल्ट का आ गया, कैपेसिटेंस दे ही रखा है, तो आपका C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो यहां से Q इज इक्वल टू CV, तो इसको लगा लो। तो 4 × 10⁻⁻6 फैरेड इंटू V है आपका 2, तो यह आ जाएगा 8 × 10⁻⁻6 फैरेड, मतलब आपका 8 माइक्रोफैरेड आपका आंसर आ गया। कितने बच्चों का आया था 8 माइक्रोफैरेड, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। अच्छे क्वेश्चन है ना। अब अगला देखो बच्चे, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है बच्चे। ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं आपके। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है आपको, सीरीज में आपका 1/C1, 1/C2, 1/C3 ऐसे, और पैरेलल में आपका डायरेक्ट ऐड कर दो, मतलब आपका रेजिस्टेंस से उल्टा। तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये आपके बच्चे पैरेलल में 2 और 2 पैरेलल में करोगे तो 1 माइक्रोफैरेड, निकाल के देख लो, 1 और 3 आपका हो जाएगा बच्चे 4 माइक्रोफैरेड। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो पेपर में हो नहीं पाएंगे। ये आपका कह रहा है इन द फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। दोबारा से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है बच्चे A और B का। तो देखो अगर आपसे डायरेक्ट ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल मेथड यूज कर लो, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो सर्किट को, ठीक है। अगर आपसे वैसे ना बन पा रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसे तो क्या किया जा सकता है, इन दोनों के बीच में है आपका, इसके और इस पॉइंट के बीच में। तो यहां पे ये आपका, अब देखो 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो अब देखो ध्यान दो, ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। पोटेंशियल मेथड बता देता हूं आपको। पोटेंशियल मेथड ये कहता है बच्चे, पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। पोटेंशियल मेथड ये कहता है कि जब तक कोई डिवाइस ना आ जाए, आपका कुछ ना आए, सिर्फ एक वायर हो, तो अगर यहाँ 0 वोल्ट है या V है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, V है तो V होगा, ठीक है। सेम रहेगा आपका पोटेंशियल। तो देखो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके करूँ कि ये V है, ये 0 मान लो,
तो ये V और ये भी आपका V हो जाएगा, ये 0 है ही तो आपका ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप रीअरेंज कर लो सर्किट को, यहाँ पे V है, यहाँ 0 है, तो अब देखो आपका V और 0 के बीच में कितना है 1 माइक्रोफैरड, V और 0 के बीच में कितना है आपका 1 1 के 2 हैं 1 1, और आपका V और 0 के बीच में कितना है 1। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा बच्चे। 1 और 1 आपका हो जाएगा 0.5, 0.5 1 और 1 आपका हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। किसी ऑप्शन में है? यस सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी। अगला देखो, अब अगला आपसे एक ग्राफ दिखा रहा है और कुछ पूछ रहा है। एक ग्राफ दिखा के कुछ पूछ रहा है आपसे, तो क्या आप बता सकते हैं क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। ये कह रहा है कि द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज। ये जो ग्राफ आपके सामने है बच्चे, ये वोल्टेज दिखा रहा है आपको, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज क्यू स्टोर इन देम। तो उनके अंदर कितना चार्ज स्टोर है उसके वर्सेस उनके अंदर कितनी वेरिएशन है वी की, ये दिखा रहा है। तो कह रहा है ज्यादा कैपेसिटेंस किसका होगा, ज्यादा कैपेसिटेंस किसका होगा। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये। बस आपको फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब देखो एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए इसका पोटेंशियल VA है, इसका VB है, तो इसी चार्ज पे इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा Q बाय VA, और इस वाले का क्या आ जाएगा Q बाय VB। तो अब देखो उसी चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसी चार्ज को स्टोर करने के लिए इसका पोटेंशियल जो है वो कितना, VA कम बढ़ा है, कम बढ़ा है आपका, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल ऊपर पहुंच गया होगा, मतलब और ज्यादा इसको गेन करने में दिक्कत आएगी। अच्छा कैपेसिटर वो होता है जो थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका ज्यादा चार्ज स्टोर करे। तो आपका कम पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है A, तो आपका A आंसर सही होगा। यहाँ पे इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कम चार्ज पे, कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा चार्ज स्टोर करे, वो एक अच्छा कैपेसिटर माना जाता है। अगला कह रहा बच्चे आपसे कि एक 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो क्या आप जितने भी देख रहे हो, क्या आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है? याद है क्या? याद है क्या आपको एनर्जी का फॉर्मूला? क्या था कैपेसिटर के लिए? हाफ CV स्क्वायर। दो ही फॉर्मूले तो है आपके कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस Q बाय V और एनर्जी आपकी हाफ CV स्क्वायर। क्वेश्चन में लेकिन आपको दे रखा है C और V, ठीक है, तो एनर्जी तो निकालनी है, सीधी रख दो, क्या दिक्कत, सीधी रख दो। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, हाफ 900 इंटू 10 की पावर -12 पिको है, इसलिए आपका वोल्ट का स्क्वायर 100 इंटू 100। तो देखो 2 और 2 4 जीरो, तो ये कट गई, 2 जीरो ये कट गई, 6 जीरो कट गई, तो ये आपका 6 बच गई। ये 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। क्या किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो C यहाँ पे राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे आपका? तो अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, पढ़ो पहले एक बार, खुद से ट्राई करो। ये कह रहा है कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 4 कूलम फ्रॉम प्लेस वेयर पोटेंशियल इज। आपका कह रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल अगर है -10 वोल्ट, आपका एक और पॉइंट पे ले जा रहे हैं जिसका V है पोटेंशियल। ठीक है, इसको 10V मत पढ़ना, 10 वोल्ट है वो। ठीक है, तो V की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो बच्चे आपका वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू में चार्ज।
तो आप इससे वर्क डन निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका -10 और V में कितना डिफरेंस है आपका। अब तो यहाँ पे तो आपको पहले पोटेंशियल निकाल लो कितना है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो आपका कितना होगा बच्चे पोटेंशियल, ये होगा वर्क डन 100 है आपका, 100 अपॉन चार्ज है 4, ये आएगा 25 वोल्ट। तो आपका मैं V की वैल्यू क्या लूं कि दोनों में डिफरेंस आपका 25 हो जाए, मतलब आपका V -10 आपका 25 हो जाए। तो जाहिर सी बात है V + 10 25 है, तो V की वैल्यू आपकी क्या होगी बच्चे 15। तो D यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें E 0 है, तो पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा बच्चे, कैसे वेरी करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बच्चे ये वाला केस आप उससे रिलेट कर सकते हो, एक स्फेयर के अंदर E 0 होती है, तो आपका V यहां तक आने का तो होता है, उसके बाद आपका V क्या हो जाता है बच्चे कांस्टेंट रहता है अंदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 है तो ठीक है। तो V विल नॉट डिपेंड ऑन R, D इज द राइट आंसर। बहुत ही लॉजिकल बट सिंपल क्वेश्चन। दो चार्जेस दे रखे हैं बच्चे, आपका लोकेटेड है वो 15 सेंटीमीटर अपार्ट, तो कह रहा कहां पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, मतलब आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको 0 करना है। दो चार्जेस हैं इस तरीके से, ठीक है, एक आपका है ये यहाँ पे Q1 और आपका यहाँ पे ये -Q2। तो कहाँ पे आपका पोटेंशियल बच्चे 0 होगा, तो आप डायरेक्ट एक पॉइंट मान सकते हैं इसमें, मान लो X पे है और ये जो है 15 सेंटीमीटर दूर है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये X है दूरी आपकी, ये क्या हो जाएगी आपकी बच्चे 0.15 -X। तो ये आप दो वैल्यूज ले सकते हो। Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका KQ/R, तो KQ/R इज इक्वल टू KQ1 Q2 आपका R डैश, तो K से K कट जाएगा। Q आपका है यहाँ पे 3 × 10⁻⁻8, R है आपका बच्चे X और ये आपका Q2, तो ये बच्चे आपका -2 × 10⁻⁻8 अपॉन R डैश है आपका 0.15 -X। तो आपकी इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व करोगे, इससे ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आएगा 0.45 -3x इज इक्वल टू -2x, तो ये इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ गया 0.45, ठीक है। तो इससे आपका क्या पता चला बच्चे, इससे आपका ये पता चल रहा है कि जो पॉइंट है, जो आपका पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा बच्चे, जो आपका कहाँ लाई करेगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि अगर आप आउटसाइड की बात करते हैं, अब पोटेंशियल आपका दो जगह 0 हो सकता है, ठीक है। वो देखो आप, एक तो मेरे पास ये आ गया, दूसरा जो है मैं क्या कर सकता था, आपका उस पॉइंट को आउटसाइड लेके सोल्व कर लेता, ठीक है। 0.15 पूरे की थी तो मैं 15 + x कर लेता और एक में x कर लेता। तो यहां अगर मैं 15 + x करूंगा बच्चे, यहाँ पे मैं 15 + x लेके आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक बार बाहर वाला पॉइंट निकालना है, एक बार अंदर वाला। तो बाहर के लिए सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.09, तो आपका आ गया 9 सेंटीमीटर और एक आ गया बच्चे आपका 45 सेंटीमीटर। तो आपका दोनों ही आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके इसको देख सकते हो डिटेल में, ठीक है बच्चे। तो आपको सॉल्व करके यहाँ डिटेल में देख लेना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी थिन मेटेलिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। बहुत ही थिन मेटेलिक प्लेट डाली है बच्चे। तो आपको पता होगा कि मेटेलिक प्लेट डालने से आपने पढ़ा होगा कि क्या इफेक्ट होता है आपका कैपेसिटेंस पे ड्यू टू मेटेलिक प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बहुत थिन है बच्चे मेटेलिक प्लेट, ठीक है। तो आपकी थिन है और उसका के बच्चे आपका क्या रहता है,
के आपका कितना रहता है 1। एक मेटेलिक प्लेट का के की वैल्यू क्या होती है, एक मेटेलिक प्लेट की के की वैल्यू कितनी होती है, जरा बताओ आप। क्या मैंने 1 जो लिखा है आपका, क्या वो सही है? देखो, जब तक आपको खुद से नहीं पता होगा कि क्या होता है एक मेटेलिक वो डालने पे, ये डालने पे, तो आप जो है नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेटेलिक स्लैब होता है बच्चे, उसका 1 नहीं रहता है, आपका के क्या रहता है इन्फिनिटी। के क्या रहता है इनफाइनाइट रहता है बच्चे, क्या रहता है इनफाइनाइट। लेकिन बच्चे यहाँ पे आप ये भी देखो कि आपका जो है अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अगर आप डायरेक्ट देखो तो आपका सी का फॉर्मूला फॉर अ मेटेलिक स्लैब रहता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। अब वो कह रहा है आपका टी बहुत ही छोटा है डी के मुकाबले, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर आपका क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डिस्टेंस अगर और एरिया ये है तो एनर्जी क्या होगी। बच्चे आपसे एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगी इनसाइड अ कैपेसिटर। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूरा पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है हाफ, क्या होता है एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर, और छोटा यू निकालोगे जो कि होता है यू अपॉन वॉल्यूम, ये आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद है, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट ई की टर्म्स में दे रखे हैं, तो ये आपका यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट, ऐसे निकाल सकते हो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन, तो ए इंटू डी। तो देखो आपका इस टाइप का कोई ऑप्शन बन रहा है क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है, और वो एक ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा बच्चे, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। The electrostatic potential on the surface of a charge conducting sphere is 100 volt. Two statements are made in this regard. S1 at any point inside the sphere, S1 at any point inside the sphere electric intensity is 0. ओके, ये आपकी 4 स्टेटमेंट दे रखी है बच्चे। ठीक है, 4 नहीं आपकी, ये 2 स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट दे रखी है और एक ये दे रखी। कह रहा है क्या S1 एक अंदर पॉइंट है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, ये कह रहा है S1 एक अंदर पॉइंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 100 होगा। तो बच्चे आप याद करो, सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो, इनसाइड अ कंडक्टर आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज आपका स्टोर नहीं होता है बच्चे। तो क्वेश्चन आपका देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो आपका जो है दोनों ही यहां पे क्या है सही बात, दोनों ही यहां पे सही बात है आपकी। और अब ये देखना है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो बच्चे अंदर पोटेंशियल सेम क्यों है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अदरवाइज पोटेंशियल आपका क्या होता इंक्रीज या डिक्रीज होता। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एस सी इज द राइट आंसर, कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये आपका कोज भी बता रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का। आगे देखो, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ इतनी है, उसको एक्सिस के साथ इतना एंगल बना के रखा गया है, फील्ड इतनी है, तो बताओ उस पर टॉर्क इतना लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपकी डाइपोल की, क्या थी बच्चे, पीई साइन थीटा। तो आपको सब तो दे रखा है बच्चे, पी दे रखा आपको नहीं, टॉर्क दे रखा है बच्चे आपका यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क दे रखा आपका, ठीक है, टॉर्क आपका दे रखा है। टॉर्क क्या होता है,
एनर्जी पूछी है, टॉर्क दे रखा है, वाह। तो यहां पे आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप ये बताओ क्या दोनों फॉर्मूले मैंने सही लिखे हैं? मैं साथ साथ ये भी देखता रहूंगा कि आप लोगों को ध्यान है या नहीं है चीजें। टॉर्क वाला फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है कि उसके लिए आपका क्या होता था फॉर्मूला? टॉर्क वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल भूल गए सब? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक फील्ड में जब रखा जाता है बच्चे, तो उस पे कितना टॉर्क लगता है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो टॉर्क की कितनी होती थी पोटेंशियल एनर्जी? पीई कॉस थीटा। तो मैंने जानबूझ के आपका ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आपको यही तो चेक करना था मुझे कि याद है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? U आपका होता है पीई कॉस थीटा, ठीक है, ये नहीं होता आपका। और ये आपका क्या होता है बच्चे? पीई साइन थीटा। तो अब आप देखो यहां से क्या किया जा सकता है। अब आप समझो बात को। आपको P दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो आपको P की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि आपकी टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा। और यहाँ पे आप जैसे ही टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा रखोगे P की जगह, तो E से E कट जाएगा, ये आएगा टॉर्क कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ये आपका आ गया कि एनर्जी बराबर क्या होगा? ये होगा आपका टॉर्क कॉट थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आपको दे रखी है 10√2, ठीक है। कितनी दे रखी है? 10√2। और आपको कॉट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे टॉर्क 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 मिल गया कॉट थीटा, कॉट 30। कॉट 30 क्या होगा बच्चे आपका? क्या होगा? √3। तो आपका ये क्या आ जाएगा? 10√6। क्या आपका कोई ऑप्शन है जिसमें इतना आंसर हो? और ये भी सोचो क्या हमने सही किया है? क्या हमने ये क्वेश्चन सही किया है? और बताओ अगर ऐसे होगा तो आंसर कितना होगा? अगर ऐसे होगा तो आंसर कितना होगा? कितना आ रहा है ऐसे करने से आपका? सर ऐसे करके तो आ रहा है 24.49 ऐसे आपका आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका आ रहा है 24.5। ऑप्शन में भी है सर, क्या मार्क कर दें क्या? अरे बच्चे ऑप्शन में आ रहा है, बिना ऑप्शन किया है तो गलत कैसे हो सकता है? ये आपको बच्चे गुमराह करने के लिए दे रखा है, ये कहीं यूज नहीं होना इसका। बाकी कर सकते हो, अगर आप तेज बुद्धि वाले जीवी हो तो आप यहाँ ई की वैल्यू रखोगे, फिर वहां वैल्यू रखोगे। हम थोड़ा मंद बुद्धि वाले जीवी हैं तो हम सीधा ई को काट देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाएंगे तो एनर्जी सिस्टम की उसके साथ क्या होगा? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बच्चे कि आप उसको लेके आओगे। देखो अब एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसके पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? क्या होगी बच्चे? यहां पे देखो इसको पास लाने की कोशिश करोगे, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो आप इसके अगेंस्ट काम करोगे, अगेंस्ट काम करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर भर जाएगी, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वरना वैसे भी सोच लो, इसको लाओगे तो इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि छोड़ते ही दूर भाग जाए, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, पॉजिटिव है। चार्ज एक ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे इतना है, जिसका कैपेसिटेंस इतना है, तो एनर्जी कितनी होगी? बच्चे सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? इतनी बार तो इसी वीडियो में बता दिया, हाफ CV²। अब कहोगे सर V तो दे नहीं रखा, तो V की जगह आप लगा लो बच्चे आपका Q/C, ठीक है। Q/C लगाओगे, यहाँ पे Q²/C², ये आएगा हाफ Q²/C। तो वैल्यू रखनी है बस आपको, हाफ Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन आपका क्या हो जाएगा बच्चे? C है आपका 60 माइक्रोफेरेड × 10⁻⁻6। तो ये आपका बच्चे कितना हो जाएगा? 3 2 6 20 पे
ये आपका -8 -6, ये कट के आपका 10⁻⁻² ऊपर रह गया। तो ये आपका हो गया, एक जीरो से आपका एक और ऊपर जाएगा, माइनस ही होगा। ये होगा आपका 8 और 2 10। तो ये आपका आ रहा है 10⁻⁻10 और एक नीचे से आएगी 11 और ऊपर आपका आ रहा है 3/4। तो 3/4 इंटू 10⁻⁻11। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? कितना आएगा आपका? 0.74 2 5 20 इंटू 10⁻⁻11, मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁻12। जी सर, ये रहा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े, अब कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है द वर्क डन टू मूव ए चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई इतना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल, अरे भैया जो पोटेंशियल ही सेम है, आपका पोटेंशियल ही सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। वर्क डन जीरो। सी यहाँ पे बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चे कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। रिपीट करवा रहा हूं क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी समझाया था आपसे शुरू में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अंदर, इसीलिए पोटेंशियल यहां तक जितना तुम काम कर चुके हो अब और नहीं करना, तो वही इसके अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज। एक अकेला चार्ज है, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइसोलेटेड है तो फील्ड होगी बच्चे आपकी इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, तो वो बनाओगे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो इस तरीके से आएंगे कंसेंट्रिक सर्कल। और जैसे जैसे दूर जाओगे आपके दूर होते जाएंगे, तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शेल इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल दूर जाओगे फील्ड डिक्रीज करेगी, तो ये होगा ए इज द राइट आंसर। आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ी। आगे कह रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछ रहा है, कौन सी आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, ठीक है, वरना निकालने बैठोगे तो बहुत समय आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होता है बच्चे, याद करो इक्वेटोरियल लाइन पे, याद करो। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही घुमाया गया है, क्वेश्चन बहुत ही घुमाया गया है आपका। याद करो बच्चे, इक्वेटोरियल पे कह रहा है। अरे अब तो याद आ गया होगा, इक्वेटोरियल पे तो आपका क्या होता है, क्या होता है बच्चे, जीरो। क्या होता है बच्चे, जीरो। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में तो सर नन ऑफ द अबव दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लगा दो बच्चे, जीरो नहीं दे रखा तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये लगा के आएंगे डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, बाकी इसने ये गलती कर दी आपकी, यहाँ अगर सिर्फ वो दे देता, बाकी स्क्वायर के ही होता है आपका एक्सियल का, तो गलती करने के ज्यादा चांस है आपके। देखो इसलिए इसने स्क्वायर दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चे हम करते हैं असर्शन रीजन, क्योंकि आपके पैटर्न में वो भी आएंगी, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर दोनों सही हो और एक्सप्लेनेशन भी सही हो, रीजन सही हो तो ए ऑप्शन, दोनों सही हो रीजन सही ना हो तो बी ऑप्शन, असर्शन सही रीजन गलत तो सी, असर्शन गलत रीजन सही तो डी। समझ गए? चलो, पहला कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्या ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल उस पर डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता? क्या क्या आपका ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है क्या? तो ये आपका क्या है, हाँ भाई पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क डन आपका सिर्फ पाथ एक मिनट,
पाथ इंडिपेंडेंट होता है भाई, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। चाहे यहां से ले आओ, यहां से ले आओ, ऐसे ले आओ, कैसे भी ले आओ, ठीक है। तो आपका यहां नॉन कंजर्वेटिव दे दिया, ये ना होता तो दोनों सही, एक्सप्लेनेशन सही। अब क्या हो गया, ये तो गलती हो गई, तो आपका असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो यहां पे आपका आंसर जैसा मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से सी बनेगा। अगला देखो बच्चे, कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी चार्जेस के लिए सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी हर एक चार्ज के लिए अलग होती है, ठीक है। याद होगा आपको V इंटू क्यू करके आप क्या निकालते हो, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर अ टेस्ट चार्ज Q एंड अ पॉइंट चार्ज Q द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल। टेस्ट चार्ज Q है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी V इंटू क्यू होगी ना बच्चे। तो बच्चे ये भी मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है असर्शन तो ठीक दे दी इन्होंने, लेकिन रीजन गलत है, और इसकी रीजन भी नहीं और गलत भी है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो इसका भी आंसर जो है क्या आना चाहिए बच्चे, सी। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। कह रहा पावर ऑफ हो जब भी कैपेसिटर के सर्किट को ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर में ब्रेक डाउन एट एनी टाइम। क्या आपका जो है कैपेसिटर ब्रेक हो सकता है क्या? क्या आप यहां पे बताओ, अब कैपेसिटर क्या एनी टाइम पे ब्रेक हो सकता है जब वो पावर में नहीं है तब भी? अरे बच्चे कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखो अब कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर है तो पावर ऑफ होगी तब भी चार्ज स्टोर है, तो बच्चे ध्यान से तो पकड़ना पड़ेगा वरना झटका लग सकता है। तो इसीलिए आपका ए तो ठीक है, असर्शन तो अच्छी है, लेकिन रीजन बच्चे ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करेगा एनी टाइम पे, पावर ही ऑफ है, कैसे ब्रेक डाउन कर जाएगा? तो रीजन आपकी गलत है, वैसे ही स्टेट गलत है आपकी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चे, बढ़िया था आपका मामला। ओके आगे देखो, ये कह रहा है आपसे कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। जो कैपेसिटी है एक कंडक्टर की, वो उस पर कितना चार्ज है इसकी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। उसके बाद कह रहा है कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। क्या आपने ध्यान से पढ़ा है बच्चे? ध्यान से पढ़ा है आपने? देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका रहता है, आपका क्या रहता है, एक होता है Q बाय सी, लेकिन बच्चे Q बाय V, लेकिन बच्चे यहां पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये Q और V के लिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। अब कुछ कहेंगे क्यों सर? क्योंकि बच्चे यहाँ पे आपका याद होगा एक सिमिलर फॉर्मूला आपका V इज इक्वल टू आर आई है, तो यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन आई आता है, लेकिन क्या R कांस्टेंट नहीं होता? होता है सर। इसका मतलब ये है बच्चे कि आप करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ओवरऑल एक रेजिस्टर के लिए सेम रहेगा। ऐसे ही एक कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल ज्यादा रखोगे तो चार्ज ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपका ये इन पे डिपेंड नहीं करता इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो बच्चे इनके रेशियो पे डिपेंड करता है। इसका आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये देखो बच्चे, या फिर अगर डाइलेक्ट्रिक है तो K एप्सिलॉन नॉट, देखो बच्चे ये C है, C है, C है, देखो ये है आपका C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका शेप और साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो असर्शन भी अच्छी है, रीजन भी अच्छी है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ये भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ये मामला भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ये थे आपके 35 से भी ज्यादा क्वेश्चन हमने किए हैं, और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन किए हैं बच्चे, आपका सेकंड चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा और आप बिल्कुल रेडी हो अब बोर्ड का ऑब्जेक्टिव पेपर देने के लिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, आपको बस बढ़िया से एक बार थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और नेवर गिव अप,
ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे पढ़ने वाले ध्यान से देखो, ये आपका क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो बच्चे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश कर रहा है इसको, ठीक है, करंट को, लेकिन पोटेंशियल आपका पुश कर रहा है और फिर करंट आपका फ्लो करता है। तो आपको नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना है। कीप ट्राइंग हार्ड, वन डे यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतनी मेहनत करे बच्चे, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए, ठीक है, ये बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, टेक केयर।